अस्सलाम वालेकुम शार्प हेड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद साइम योर ट्यूटर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस क्या चीज़ें होती हैं? पोएटिक डिवाइसेस आर द टूल्स यूज्ड बाय पोएट्स टू एनहांस द मीनिंग ऑफ पोएम, मेक इट रिदमिक, प्लीजिंग और इंटेंसिफाई द कोर इमोशन, मूड और फीलिंग प्रेजेंटेड इन द पोएम। अब ये सारी कहानी जो मैंने बोली है, इसका मतलब ये है कि पोएटिक डिवाइसेस ऐसे टूल्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जो पोएट्स यूज करते हैं अपने पोएम के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो ज़्यादा प्लीज हो, उस तक पोएट का कन्वेड इमोशन अच्छे तरीके से पहुंच सके। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके लेवल पे जो पोएटिक डिवाइसेस पढ़ना ज़रूरी है वो ये 17 है। इनको बारी बारी मैंने आगे स्लाइड्स में समझाया है, और इसके अलावा भी इन पोएटिक डिवाइसेस से हट के भी मैंने पोइम्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड पे समझाए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। मूव करते हैं फर्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, it refers to the repetition of the initial sounds of the series of words. It refers to the repetition of initial sounds of the series of words except vowels. अब याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है इनिशियल साउंड्स, और इनिशियल साउंड्स क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He will not see me stopping, कॉन्सोनेंट साउंड है एस, और स्टॉपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में each dark round drop, कॉन्सोनेंट है डी डी, रिपीट हो रहा है। Tulips are tripping down the path और falling foam। आई होप समझ आ गई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ अब हम मूव करेंगे, जो कि है एसोनेंस। एसोनेंस क्या चीज होती है? एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वोवल साउंड विद इन द वर्ड्स, फ्रेजेस और लाइंस। अब एसोनेंस रेपिटेशन ऑफ सेम या सिमिलर वोवल साउंड है, लेकिन विद इन द वर्ड्स, विद इन द वर्ड्स। मैंने आपको पहले एलिट्रेशन में बताया था, याद रखिएगा, इनिशियल साउंड्स। और अब एसोनेंस में क्या डिफरेंस है कि ये विद इन द वर्ड्स है। कैसे है? एग्जांपल से समझते हैं। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, विंग्ड WINBIRD। अब आई की जो साउंड है इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में या विद इन द वर्ड, यानी कि ये रिपीट हो रही है, तो ये जो पोएटिक डिवाइस है वो एसोनेंस कहलाएगी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अब इन दोनों वर्ड्स के अंदर ओ की साउंड रिपीट हो रही है। ग्रेट फ्लेक्स, ए की साउंड रिपीट हो रही है। काइंड नाइट, इसमें भी आई की साउंड रिपीट हो रही है। इससे अगली जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस मौजूद है उसका नाम है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या चीज है? कॉन्सोनेंस रेफर्स टू रेपिटेटिव साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट्स विद इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। अब कॉन्सोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के अंदर रिपीट होती है। अब कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन एक चीज नहीं है। मैं खुद भी जब पढ़ रहा था तो मैं इसमें कंफ्यूज होता था। क्यों होता था? क्योंकि मैं कहता था कि एलिट्रेशन भी तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंस भी तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो इनमें फर्क क्या है? एलिट्रेशन इनिशियल साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंस जो है वो साउंड्स विद इन द वर्ड्स रिपीट होती हैं। कैसे रिपीट होती हैं? एग्जाम्पल देखें। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब फ्लटरिंग के एंड पे आईएनजी और डांसिंग के एंड पे भी आईएनजी, ये दोनों साउंड सेम है, रिपीट हो रही है वर्ड के अंदर, तो ये कॉन्सोनेंस है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अब इसके अंदर होल्ड का डी और ड्रीम्स का डी। अब ये दोनों वर्ड्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक ही विसिनिटी में है, तो ये दोनों मिलकर क्या शो करें हैं? ये दोनों मिलकर कॉन्सोनेंस शो करें। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ मूव करेंगे। सिमिली, सिमिली जिसको उर्दू में कहते हैं तशबीह। A type of poetic device that compares two different things using the words like और as। ऐसी poetic device जिसमें दो चीजों को एक दूसरे के बराबर कहना या एक दूसरे से मुख्तलिफ कहना, जैसा या मानिद का लफ्ज इस्तेमाल करके, वो कहलाता है सिमिली। अब सिमिली की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। I wandered lonely as a cloud, मैंने आवारागर्दी की अकेले जैसे कि एक बादल करता है। And found the walls broken like glass, broken like glass, वर्ड like यूज हुआ है। सिमिली जब, यानी जब भी आपके पास दो वर्ड्स का कंपैरिजन आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके अंदर आपको वर्ड एज या लाइक नजर आ जाए, तो आप लोग आंखें बंद करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं सिमिली की। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ मूव करेंगे, जो कि है मेटाफर। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, ये कहलाता है मेटाफर, यानी दो चीजों को ऐसे कंपेयर करना
कि उनको एक दूसरे के इक्वल करार दे देना, ये कहलाता है मेटाफर, या जिसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द विंड इज नाउ a roaring smashing monster of destruction। अब इस स्टेंजा के अंदर विंड को roaring smashing monster of destruction जैसा नहीं कहा गया, विंड को roaring smashing monster of destruction कह दिया गया है। Life is a broken wings bird, जिंदगी जो है वो टूटे परों वाले परिंदे की तरह है, परिंदे की तरह है नहीं बोला। नेक्स्ट हमारे पास जो पोएटिक डिवाइस मौजूद है वो पर्सोनिफिकेशन है। इसके वर्ड के अंदर आ रहा है, इसके नेम के अंदर वर्ड आ रहा है पर्सन, और उसी से आपने याद रखना है कि किसी भी नॉन लिविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, ह्यूमन इमोशंस उससे जाहिर करवाना या ह्यूमन बिहेवियर उसको देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ये कैसे यूज होती है, एग्जांपल देखें। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी। अब रोम्पिंग जो है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी इंसान की वो है क्वालिटी है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द सन प्लेज हाइड एंड सीक विद द शैडोज। अब सन जो है वो खेलता नहीं है, और हाइड एंड सीक तो बिल्कुल नहीं खेलता, और शेडोज जो हैं वो भी हाइड एंड सीक नहीं खेलते, शेडोज मूव करते हैं, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं। सन भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जान नहीं है, वो रूह के बगैर है। तो ये थी हमारी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी इसके नाम से जाहिर है। Poetic device that uses vivid description which appeals to our readers' senses to create an image in their heads। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब इमेजरी जो है वो आपकी पूरी 5 सेंसेस को यूज करती है। बाज दफा पोइट आपके जहन में विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है, आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है। बाज दफा ऑडिटरी इमेजरी आपको कोई आवाज सुनाने की या किसी आवाज की तरफ ध्यान देने के लिए, किसी आवाज की याद दिलाने के लिए यूज करता है। फिर आती है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। अब ऑल्फैक्टरी इमेजरी जो है वो आपकी स्मेल की सेंस को इन्वॉल्व करती है। बाज दफा जो है पोइट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे आपकी स्मेल की सेंस को कुछ याद आता है या आपको कोई स्मेल याद कराता है पोइट। गस्टेटरी इमेजरी जो है वो आपके टेस्ट को टेस्ट करती है, और टेक्टाइल इमेजरी जो है वो आपके सेंस ऑफ टच को इन्वॉल्व करती है। बारी बारी इन सारी टाइप्स को देखते हैं। विजुअल इमेजरी डिस्क्राइब्स दैट व्हाट वी सी, जैसे कि कलर, साइज, शेप और पैटर्न। एग्जाम्पल है these woods are lovely dark and deep। आई होप समझ आ गया होगा। ऑडिटरी इमेजरी वो जो कि आपको सुनने में आता है। डिस्क्राइब्स व्हाट वी हियर, म्यूजिक, नॉइज, साइलेंस। एग्जाम्पल एंड ऑल वी हियर आर जेंटल विस्पर्स। नेक्स्ट टाइप ऑल्फैक्टरी इन्वॉल्व सेंस ऑफ स्मेल, नाइस फ्रेगनेंसेस, बैड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल क्या है? द स्मेल ऑफ ड्राइड फिश स्वैम थ्रू माई नॉस्ट्रिल। ड्राइड फिश की स्मेल जो है वो मेरे नाक के अंदर गई। नेक्स्ट जो टाइप है वो है गस्टेटरी, इन्वॉल्व्स टेस्ट, जैसे कि सॉर, स्वीट, साल्टी, बिटर, एसिडिक, बहुत सारे टेस्टेस होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द फ्रेश एंड जूसी ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट एंड कोल्ड। फ्रेश एंड जूसी ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट एंड कोल्ड। अब स्वीट से आप लोगों की जो गस्टेट है, यानी आपकी जो जुबान है, उसको ये याद आया कि मीठी चीज कैसी होती है। आपके जहन में एक इमेज क्रिएट किया गया कि जो पोएम में जिन ऑरेंजेस का जिक्र हो रहा है वो स्वीट थे। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं जो कि है टेक्टाइल इमेजरी। अब टेक्टाइल इमेजरी जो है वो आपके सेंस ऑफ टच को यूज करती है, और सेंस ऑफ टच आपको क्या क्या चीजें बताती है, टेक्सचर बताती है, टेम्परेचर बताती है, या फिर मूवमेंट बताती है। एग्जाम्पल क्या है? द सन बेक्ड ब्रिक्स फेल्ट लाइक क्रस्टी लोव्स ऑफ फ्रेश ब्रेड स्ट्रेट आउट ऑफ द ओवन। फेल्ट लाइक क्रस्टी लोव्स। अब क्रस्ट जो है वो आपको टच करने से फील होता है, जो कुरकुरापन होता है किसी चीज के अंदर। तो इस तरह पोइट ने टेक्टाइल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ मूव करते हैं जो कि है हाइपरबोले। अ पोएटिक डिवाइस दैट क्रिएट्स हाइटेंड इफेक्ट थ्रू डेलिब्रेट एग्जैगरेशन। चीजों को एग्जैगरेट करके बयान करना हाइपरबोले कहलाता है। अब एग्जैगरेट करके बयान करने से मुराद ये है कि बाज दफा चीजें इतनी ज्यादा होती नहीं है, या चीज इतनी बड़ी होती नहीं है, मामला इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन हम मुबालगा आराई से काम लेते हैं ताकि बात के इम्पैक्ट को और इंटेंसिटी को बढ़ा सकें। इसी मकसद के लिए पोइट्स यूज करते हैं हाइपरबोले। एग्जांपल्स देखते हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइंस। अब नेवर एंडिंग लाइंस तो हो नहीं सकती, एटलीस्ट इस फाइनाइट दुनिया के अंदर, तो ये एक हाइपरबोले है। 10,000 saw I at a glance। अब पोइट ने जो भी चीज देखी है एक ग्लांस में, एक झलक में, वो 10,000 थी।
ये पोइट ने सिर्फ एक मुबालगा आराई का से काम लिया है, हालांकि जब पोइट ने देखा तो वो 10,000 चीजें नहीं थी, या अगर थी भी तो पोइट को कैसे मालूम कि वो 10,000 ही थी। इस तरीके से पोइट ने इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हाइपरबोलिक का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो हमारे पास मौजूद है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या चीज होती है, इसके नाम से जाहिर है। सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स यूजुअली ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। बट यू हैव प्रोमिसेस टू कीप। अब प्रोमिसेस यहां पर क्या सिंबलाइज करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट आप सबने पढ़ रखी होगी, आपको जहन में आ जाएगा कि इसकी क्या टोन और मूड थी। लाइलेक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट। लाइलेक्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं होप को। इसी तरह डव जो है वो सिंबलाइज करती है पीस को। इसी तरह ऑल जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सिंबलाइज करता है विजडम को। तो बहुत सारी चीजों के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जब वो पोएट्री में यूज होते हैं तो अपने लिटरल मीनिंग्स के अलावा भी कोई और मीनिंग्स देते हैं, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं सिंबलिज्म। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो कि है एनाफोरा। एनाफोरा क्या चीज होती है? It is a poetic device in which words repeat at the beginning of successive clauses, phrases or lines. कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। In spite of war, in spite of death, in spite of all men suffering. जैसे कि डेफिनेशन में गिवन है कि वर्ड्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस या लाइंस पे। ये थी हमारी एनाफोरा, इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं इंजैममेंट। इसके अंदर बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं इंजैममेंट। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क लगाए बगैर नेक्स्ट लाइन मूव करना विद इन अ पोएम या विद इन अ स्टेंजा, ये कहलाता है इंजैममेंट। एग्जाम्पल देखिएगा। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ। यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन ड्रीम्स गो। अगेन नेक्स्ट वर्स पे बगैर कोई पंक्चुएशन मार्क दिए उसी लाइन को, फर्स्ट वर्स को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट दूसरे वर्स पे मूव किया, तो ये हो गया इंजैममेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो हमारे पास मौजूद है वो है ओनोमेटोपोइया। आपने इसके नाम पर नहीं जाना। डेफिनेशन देखते हैं। पोएटिक डिवाइस इन विच अ वर्ड इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज की जो नेचुरल साउंड है उसको जो पोएटिक डिवाइस रिप्रेजेंट करती है वो कहलाती है ओनोमेटोपोइया। टाइप्स देखते हैं, आई एम सॉरी एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब फ्लटरिंग जो है वो किस चीज की साउंड है? फूल के पत्तों के खिलखिलाने की या हवा से हिलने की या फड़फड़ाने की। सही वर्ड फड़फड़ाना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। दो गन्स में रोअर एंड कैनन में बूम। कैनन जब यूज होती है, तोप जब इस्तेमाल की जाती है तो उससे जो आवाज निकलती है वो बूम की होती है। तो जब पोएट ने ये साउंड यूज की, यानी साउंड का नाम लिखा है, साउंड को स्पेल किया, बूम लिखा, रोअर लिखा, फ्लटरिंग लिखा, तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को कहते हैं ओनोमेटोपोइया। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस हमारे पास जो कि काफी फेमस भी है, ऑक्सीमोरोन। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसी पोएटिक डिवाइस है जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यानी कि जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स हो उनको साथ में जोड़ के लिखती है। एग्जांपल देखिए। टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। अब शोर जो है वो कभी भी मधुर नहीं होता, शोर कभी भी आपको आराम नहीं पहुंचाता, शोर कभी भी मीठा नहीं होता। तो स्वीट नॉइज, इन दोनों के मीनिंग ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, लेकिन फिर भी हमने इनको साथ लिखा है। ओपन सीक्रेट एक और एग्जांपल। सीक्रेट जो है राज हमेशा छुपा हुआ था, कभी खुला हुआ राज नहीं होता। डेफनिंग साइलेंस, ऐसी खामोशी जो आपको बहरा कर दे। बहरा इंसान ज्यादा शोर से होता है लेकिन खामोशी से नहीं। ये भी एक ऑक्सीमोरोन की एग्जांपल थी। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं जो कि हाइपोफोरा। अब हाइपोफोरा क्या चीज है? हाइपोफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्पीकर पोजेस अ क्वेश्चन एंड देन आंसर्स हिमसेल्फ। सबसे आसान, पोएट खुद ही क्वेश्चन करेगा और खुद ही उसका आंसर दे देगा, तो ऐसी पोएटिक डिवाइस को कहेंगे हाइपोफोरा। एग्जांपल देखिएगा। Whose words are these? I think I know. What should you do in that case? Question mark. आंसर है try again. सिंपल। नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे जिसका नाम है एलिजन। एलिजन क्या चीज है? शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स बाय रिमूविंग और omitting letters is called elision. ये वाली पोएटिक डिवाइस आपने बहुत सारी पोएम्स में देखी होगी जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं।
ये काफी कॉमन पोएटिक डिवाइस है जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। एग्जांपल्स देखिएगा कि कैसे वर्ड्स के अंदर से लेटर्स रिमूव करते हैं और उससे पोएम का और वर्ड्स का इम्पैक्ट बढ़ाते हैं। बाज दफा जो बहर होती है वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए या वर्ड्स को लिमिटेड रखने के लिए इस पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये टिस नहीं है, ये है दिस इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई। अब ये ऑफ्ट नहीं है, ऑफन है, लेकिन वर्स को बराबर रखने के लिए बाकी पोएम के साथ लेके चलने के लिए उसने दो लेटर्स ओमिट किए ऑफन में से और इसको बना दिया ऑफ। थर्ड एग्जांपल, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब ये वर्ड ओवर था लेकिन पोएट ने जो लिखा है वो है और, ओ ई आर। इससे क्या हुआ, वही बात पहले वाली कि वर्स जो है वो लिमिटेड रही और पोएट की बहर बराबर रही। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या चीज है? कंबाइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद ऑपोजिट मीनिंग्स इज कॉल्ड एंटीथीसिस। पहले हमने पढ़ा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या चीज थी, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं। स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विद ऑपोजिंग मीनिंग्स, लेकिन ये वर्ड्स बिल्कुल साथ साथ थे। तो वापस आते हैं एंटीथीसिस पे। ऑपोजिट मीनिंग्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल साथ नहीं आए, ये एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल, वेंट फ्रॉम डस्क टिल डॉन, सुबह सादिक और मगरिब का वक्त। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट तो हैं, लेकिन इनको बिल्कुल इकट्ठे नहीं यूज किया गया, इनको एक वर्ड नहीं बनाया गया, इनको एक दूसरे की निस्बत से यूज किया गया। ये फर्क है ऑक्सीमोरॉन में और एंटीथीसिस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेस्ट और वर्स्ट ये भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन बिल्कुल साथ नहीं आए और इनको एक दूसरे की निस्बत से यूज किया गया। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है ये क्या कहलाएगी, एंटीथीसिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस जो कि हमारी लास्ट टाइप है वो है एलुजन। एलुजन क्या है? एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एलुजन। जो यहां पर मौजूद ना हो, किसी ऐसे शख्स, जगह या चीज को आवाज देना या उसकी तरफ रेफर करना जो कि पोएम के कैरेक्टर्स में मौजूद नहीं है, ऐसी पोएटिक डिवाइस को कहते हैं एलुजन। एग्जांपल देखिएगा, whose woods are these, his house is in the village, you've all that the greatest of men have had। आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। हमारी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे खत्म होती हैं। नेक्स्ट चीज जो अब हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ पोएट्री। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद पोएम के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपके पास ना हो। इंशाल्लाह ये कंप्लीट पैकेज है, वीडियो को देखते रहें, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कुछ निकम्मे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टाइप्स ऑफ पोएट्री, सबसे पहली टाइप ऑफ पोएट्री जो है वो है लिरिक पोएट्री। डेफिनेशन इसकी देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। पोएट्री दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ पोएट्री है जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, देखिएगा इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे सोनेट है, ऑड कहते हैं मर्सिए को, एलिजी कहते हैं कसीदे को। फेमस एग्जांपल एक दे दी है, सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। ये वही पोएट्री है जिसके अंदर लिरिक्स होते हैं, वो किसी भी बारे में हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नेचर के बारे में होते हैं, बाज़ दफ़ा वो लव के बारे में होते हैं, बाज़ दफ़ा वो दुनिया के बारे में होते हैं, वर्ल्डली मैटर्स के बारे में होते हैं। ये वो कॉमन टाइप है जो हम सब पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जो कि है नैरेटिव पोएट्री। ये वो पोएट्री है दैट टेल्स अ स्टोरी। नैरेटिव पोएट्रीज एक स्टोरी अपने साथ लेके चलती हैं। किसी स्टोरी को पोएट्री की फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में बयान करना नैरेटिव पोएट्री कहलाती है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं एपिक और बैलेड, और एक फेमस प्रैक्टिकल एग्जांपल द लिलियड बाय होमर। ये आप पढ़ सकते हैं इस नैरेटिव पोएट्री को समझने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री। ये वो पोएट्री है जो लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं। पोएट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच और डायलॉग मेंट टू बी परफॉर्म, ऐसी पोएट्रीज को कहते हैं ड्रामेटिक पोएट्री। ये पाकिस्तान में या हमारे उर्दू लैंग्वेज में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इंग्लिश लोग और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ड्रामेटिक पोएट्री काफी हद तक यूज होती है। एग्जांपल इसकी है कि यह ड्रामेटिक मोनोलॉग, और फेमस एग्जांपल जो आप देख सकते हैं वो है माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ स्टेंजास। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश पोएम्स के अंदर जो स्टेंजास होते हैं यानी जो बंद होते हैं, वो काफी टाइप्स के होते हैं, और वो टाइप्स किस बेस पे बनी हुई है, वो लाइंस के नंबर पे बनी हुई है।
कपलेट कहते हैं ऐसी पोएम को जिसके स्टेंजास के अंदर 2 लाइन्स हो, सिर्फ 2 वर्सेस हो। ट्रिपलेट या टेरसेट ऐसी स्टेंजा को कहते हैं, ऐसी पोएम को कहते हैं जिसके बंद के अंदर सिर्फ 3 लाइन्स हो। क्वार्ट्रेन 4 वाली को, क्विंटेट 5 वाली को, सेस्टेट 6 वाली को, सेप्टेट 7, ऑक्टेव 8 और स्पेंसेरियन 9 को कहते हैं, और डिकैस्टिच 10 लाइन स्टेंजास को कहा जाता है। अगली चीज पे मूव करते हैं जो कि है टोन एंड मूड। टोन एंड मूड क्या चीज है, इसका अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया होता है, इसको गौर से समझिएगा। टोन पोएट का एटीट्यूड है, वो पोएम किस मूड में लिख रहा है। याद रखिएगा, मैं अभी टोन एंड मूड की बात नहीं कर रहा, मैं पोएट के मूड की बात कर रहा हूं। पोएट किस मिजाज में है, पोएट किस जगह से आ रहा है, मतलब पोएट के जहन में से जो अल्फाज आ रहे हैं वो किस सेंस में आ रहे हैं, अपने ये देखना है। ये कहलाती है टोन, कि पोएट ने क्या लिखा था। और मूड होता है वो इमोशंस जो पढ़ने वाला पढ़ के महसूस करता है। और टोन एंड मूड बाज दफा सेम होते हैं, बाज दफा मुख्तलिफ होते हैं। पोएट ने कुछ और लिखा होता है, पढ़ने वाले को उसका कुछ और इम्पैक्ट जाता है। कैसे जाता है आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अब ये पोएम का स्टेंजा गिवन है, इसको पढ़िएगा। द वेव्स बिसाइड मी डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब इस स्टेंजा के अंदर टोन ऑफ द पोएम यानी जो पोएट का एटीट्यूड था वो क्या था, इमोटिव था, एक्सप्रेसिव था और थॉटफुल था। पोएट जो है काफी थॉटफुल मूड में, काफी फलसफियाना अंदाज में बैठकर ये पोएम लिख रहा है। लेकिन अब पढ़ने वाले को क्या इम्पैक्ट, क्या उसकी क्या फीलिंग है, जॉयफुल एंड एक्साइटिंग है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि पोएट जो है वो किसी बहुत अच्छी कंपनी में है, उसके आसपास फूल हैं और ये सब है, वो बहुत मजे कर रहा है। लेकिन पोएट उस सारी जो इन्वायरमेंट में बैठ के काफी थॉटफुल मूड से लिख रहा है। तो इस तरीके से टोन एंड मूड एक दूसरे से डिफरेंट है इस पोएम के। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।